हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपना रिवीजन भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज की हमारी एमसीक्यू पटवारी एमसीक्यू की क्लास है जो कि क्लास 4 रहेगी और आज की हमारी क्लास हिस्ट्री और जियोग्राफी पे रहेगी। ठीक है, तो हमने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है जिसमें पहला लेक्चर हमारा हिस्ट्री और जियोग्राफी पे था, दूसरा पॉलिटी और आपका इकोनॉमी पे था और तीसरा था साइंस पे। तो आज फिर से हिस्ट्री एंड जियोग्राफी पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी क्लास इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड और महाजनपद से रहेगी। ठीक है, तो इस पे हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को आज इसी क्लास में ख़त्म कर दें। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू, विच इंडस वैली साइट इज फेमस फॉर डॉकयार्ड? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अपनी गोदी के लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल या बनवाली? ठीक है, तो आंसर सामने ही है और आंसर से मतलब भी नहीं है हमें। ठीक है, हम देखेंगे कि ये आंसर लोथली क्यों है और साथ ही इन साइट्स के बारे में पढ़ेंगे और अन्य इंपॉर्टेंट साइट्स जो पेपर में आ सकती है। मेरा ये आपके लिए सजेशन रहेगा कि जब भी आप आईवीसी की साइट्स पढ़ें, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पढ़ें, तो हमेशा उसे याद करने का एक ही तरीका है, वो सबसे आसान तरीका है, वो है मैपिंग से। मैपिंग देखिए, मैप से सॉल्व कीजिए उसे। ठीक है, खुद बनाइए, बार बार बनाइए, नॉर्थ टू साउथ चलिए, वेस्ट टू ईस्ट चलिए, तभी आपको याद होंगी साइट्स। ठीक है, तो इन साइट्स को मैप पे देखते हैं। तो ये कुछ ग्रॉसली से रफली से डायग्राम है। ठीक है, ये इंडियन बाउंड्रीज है और ये इस तरफ को पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है, वेस्ट की तरफ को। तो सबसे पहले तो एक चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि ये इंडिया के वेस्ट साइड पे थी इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसका टाइम पीरियड लगभग 2500 ईसा पूर्व था, यानी कि आज से 3000 साल पहले की बात है, 3 से 3500 साल पहले की बात है। ठीक है, तो ये तो पता होना चाहिए हमें। दूसरी चीज़, ये किन रिवर्स के आसपास था? तो ये सिंधु, सबसे ऊपर की, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रिवर जाएगी इसमें सिंधु, वहाँ से लेकर के नीचे भगोवा रिवर है। ठीक है, वहाँ तक रहेगा। इसके नीचे एक और साइड थी दैमाबाद, वहाँ तक रहता है इसका। तो इसका अगर हम नॉर्थ टू वेस्ट और साउथ टू है ना ये चलें, तो सबसे ईस्ट में इसमें आलमगीरपुर, और सबसे साउथ में दहिमाबाद, महाराष्ट्र वाले एरिया में। सबसे नॉर्थ की बात करें तो चिनाब रिवर की साइड पर मांडा, JNK में। ठीक है, और सबसे वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान में ही सुत कांगडोर। ठीक है, तो ये एरिया है जो इसकी एक बाउंड्री सेट करता है कि ईस्ट में कौन सी होगी, साउथ में कौन सी होगी, वेस्ट में कौन सी होगी और नॉर्थ में कौन सी होगी। अब इसी के बीच में थी सारी साइट्स। तो देखिए, रावी के किनारे पर थी पाकिस्तान वाले एरिया में हड़प्पा, और पाकिस्तान में ही सिंधु के किनारे पर थी मोहनजोदारो। ठीक है, सुतकांगडोर बिल्कुल परे को है। ठीक है, इसके किनारे पे नहीं थी। इसके किनारे पर आती है चूंदड़ो, और लूनी रिवर जो कि आज का गुजरात का एरिया है। ठीक है, वहां है सुत कोतड़ा, और भगोबा रिवर जो कि गुजरात में ही है, वहाँ है लोथल। ठीक है, और घग्गर रिवर जो कि हरियाणा के क्षेत्र में है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के पास। यहाँ पे दो साइट्स थी, हिसार, एक है
राखीगढ़ी, और एक है बनवाली, और इसमें नीचे की तरफ को कालीबंगन, राजस्थान के एरिया, ठीक है। और सतलुज के किनारे पर रोपड़। तो इतना माड़ा मोटा सा आइडिया में होना चाहिए इन साइट्स का, ठीक है। सबसे ऊपर मांडा किसके किनारे पे, चिनाब के किनारे पे, मोहनजोदाड़ो सिंधु के किनारे पे पाकिस्तान में, ठीक है। रावी के किनारे पे हड़प्पा, लेकिन कहाँ पे, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बिल्कुल परे को यानी कि वेस्ट साइड पे सुतकांगडोर, ठीक है। और नीचे आएंगे सतलुज पे तो वहाँ आएगी रोपड़ पंजाब वाले एरिया में। थोड़ा और नीचे आएंगे हरियाणा की तरफ को राखीगढ़ी बनवाली किस क्षेत्र में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। और इसी रिवर जब नीचे जाएंगे तो वहाँ आती है कालीबंगन, ठीक है, जो कि आज का राजस्थान है। जब गुजरात में चलते हैं तो लूनी रिवर है जहाँ पे है सुतकोटड़ा, और भगोबा रिवर के किनारे पे है लोथल जिसे कहा गया डॉकयार्ड। तो अब अगर मैं फिर से इस पे आऊँ क्वेश्चन पे, तो क्या हड़प्पा डॉकयार्ड बन सकता है, मतलब जहाँ पे समुद्र हो और साथ में डॉकयार्ड। सोचिए, आपको सोचिए, हड़प्पा नहीं बन सकता क्योंकि हड़प्पा कहाँ पे है, कितना ऊपर जाके, ठीक है, बिल्कुल लैंड में जाके। राखीगढ़ी नहीं, हरियाणा में, क्योंकि डॉकयार्ड वहाँ बनता है जहाँ पे रिवर बहुत बड़ा क्षेत्र, मतलब उसे बहुत ज़्यादा समुद्र चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। नदी के किनारे पे भी नहीं बनता, वो छोटा सा बंदरगाह होता है। लेकिन डॉकयार्ड, प्रॉपर डॉकयार्ड जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप्स आ रही है, तो कहाँ होगा, बनवाली कहाँ पढ़ा हमने, है ना, हरियाणा पढ़ा, दोनों हरियाणा में थे। तो इसका आंसर क्या होगा, लोथल। अब आपको पता है कि लोथल क्यों है, क्योंकि लोथल है ही नीचे, ठीक है। लोथल है यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ इस पॉइंट पे बिल्कुल डॉकयार्ड पे, यानी कि भगोबा रिवर आ रही है और यहीं भी लोथल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको जहाँ से भी अच्छा इसका एक डायग्राम मिलता है तो उस डायग्राम से ही इसे फॉलो कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, विच मटेरियल वाज मेनली यूज टू मेकिंग फॉर सील्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि किस पदार्थ से उसकी सीलें बनाई गई, यानी कि वहाँ पे सील मिलती थी जिसपे कुछ ना कुछ चित्र बना होता था, किसी चीज़ का चित्र बना होता था, तो किस चीज़ से बनी थी। अब देखिए, बात कब की है, आईवीसी। इस टाइम पे क्या ज़्यादा फेमस था, आप खुद सोचिए, कांसा, और ये टाइम पीरियड है 2500, है ना, बीडी का। लोहा कब आया, लोहा पढ़ते हैं हम ऋग वैदिक के भी बाद में, उत्तर वैदिक काल में, जब आपके जनपद स्टार्ट हो जाते हैं, उससे थोड़ा पहले की बात है जब लोहा आ गया था, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये बात है आज से कोई 800 ईसा पूर्व के बाद लोहे के साक्ष्य लगते मिलने, और ये कब की बात है, 2500 से ईसा पूर्व की बात है। तो कितना, कम से कम भी 1000-1500 साल का फर्क है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। आपने अपनी लेटर थिंकिंग लगानी है हर जगह, ठीक है, कि ऑप्शन क्यों गलत और क्यों सही है। तो आयरन तो नहीं होगा क्योंकि तो बहुत बाद में मिला हमें, ठीक है। कॉपर की अलग हम पढ़ते हैं चाल्कोलिथिक, ठीक है, चाल्कोलिथिक एज पढ़ते हैं हम अलग से, तो ये वो भी नहीं होगा। ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज मिलता है इसमें क्योंकि तांबा और टीन मिला के ही कांसा बनता है, लेकिन इसकी जो सील्स थी वो बनती थी स्टेटाइट या सेल खड़ी की, तो इसका सही आंसर होगा स्टेटाइट या सेल खड़ी। ब्रॉन्ज के यहाँ पे हमें मूर्तियाँ देखने को मिलती है, जैसे नृत्यकी की मूर्ति थी, जैसे आपके एक पादरी थे दाढ़ी वाले जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, कि पता नहीं अब कौन थे वो, लेकिन ऐसा कहा गया पृष्ठ, ठीक है, तो उनकी मूर्ति थी, तो वो थी कांसे की। लेकिन सील्स जो थी वो थी स्टेटाइट की, जैसे कि मातृ देवी की सील थी, फिर एक आपके पशुपतिनाथ की सील मिलती है हमें, ठीक है। तो ये सब बनी थी स्टेटाइट की। मैच द फॉलोइंग साइट्स, और इस तरफ को इनके फीचर्स बताने आपने, बाकी सबके भी रिवाइज करते चलेंगे। तो पूछा है कि हड़प्पा, फिर दूसरा पूछा है मोहनजोदारो, लोथल और कालीबंगन। इस तरफ है ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, डॉकयार्ड या फायर एल्टस। तो हड़प्पा में क्या मिलता है हमें, सबसे पहले याद करते चलते हैं। हड़प्पा किसके किनारे पे थी, हड़प्पा थी आपकी रावी नदी के किनारे पे। तो हड़प्पा में क्या मिला हमें, वहाँ मिले बहुत बड़े अन्नगार, जहाँ पे अनाज स्टोर होता था। तो हड़प्पा चलेगा इस तरफ को। और क्या मिला हड़प्पा में, हड़प्पा में मिला हमें शव दहन करने के लिए, यानी कि कब्रिस्तान मिला वहाँ पे, ठीक है, R37 कहा जाता है जिसे, ये भी मिला हमें वहाँ पे, ठीक है। तो ग्रीनरी के साथ क्या मिला वहाँ पे, शव दहन की
या कब्रिस्तान। ठीक है। और मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का है सिंधु रिवर के किनारे पे। ये आपको उसकी रिवर पता होनी चाहिए, क्योंकि रिवर पूछ सकते हैं, या तो मैच द कॉलम में पूछ लेंगे या सीधा ही पूछ लेंगे। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे मिले थे हमें, मतलब जो मोहनजोदारो था वहां मिला था हमें ग्रेट बाथ। पर ग्रेट बाथ थोड़ी मिला था वहां पे, कुछ और भी बहुत कुछ मिला था हमें वहां पे। तो वहां पे मूर्ति मिली थी एक नृत्यकी की, पशुपतिनाथ की शील मिली थी, ठीक है, और मेन फेमस इसमें चीज थी ग्रेट बाथ। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं लोथल पे। लोथल, लोथल अभी पीछे पढ़ा हमने, भगोबा रिवर के किनारे पे। कौन सी स्टेट थी? ठीक है, गुजरात थी। और ये था एक डॉक यार्ड। पर डॉक यार्ड के साथ यहाँ पे और क्या मिला? यहाँ मिले मनके के साक्ष्य, यानी कि मन के यहाँ बनते थे, और बाट भी मिली, मतलब नापने के लिए। क्योंकि अभी तो अलग हिसाब है ना, अभी तो ऐसे नापते हैं कि 1 किलो 100 ग्राम 2 किलो, है ना, जैसे ऐसे मतलब हमारा किलो में चलता है अब। ठीक है, लेकिन उस टाइम चलती थी 16 की पदवी चलती थी एक, इनका अपना होता था एक 16 की पदवी में बाट मिले थे वहाँ पे। ठीक है, कालीबंगन में मिले फायर अल्टार्स, यानी कि अग्निकुंड। तो इसका सही आंसर होगा ए, हड़प्पा ग्रीनरी मिली, मोहनजोदाड़ो ग्रेट बाथ, लोथल में डॉकयार्ड, और कालीबंगन में फायर अल्टार्स यानी कि अग्निकुंड। और इनकी अगर आपसे साइट्स पूछ जाए तो भी आप बता देंगे, क्योंकि हड़प्पा मिली हमें रावी के किनारे पे, मोहनजोदाड़ो मिला हमें कहाँ पे, हम मिलता है ये आपकी सिंधु के किनारे पे, लोथल मिला भोगोबा रिवर के किनारे पे, और कालीबंगन घग्गर के किनारे पे। अगला प्रश्न, विच एनिमल इज नॉट फाउंड ऑन एनी इंडस सील? कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु सिंधु घाटी की मोहरों पर नहीं था? बैल, हाथी, गैंडा या घोड़ा? तो इसका आंसर है घोड़ा। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न एक सीडीएस में मिला है पिछले साल के 2026 का या 25 का सीडीएस है, ऐसा कुछ प्रश्न आया था उसमें भी कि कौन सा सील पे नहीं था, ऑप्शन सारे चेंज थे। ठीक है, तो घोड़े के साथ और क्या नहीं मिला वहां पे? गाय, ठीक है, शेर नहीं मिला, ऊंट, हालांकि कहते कि ऊंट की हड्डियां मिली है लेकिन कोई साक्ष्य नहीं है उसके। ठीक है, घोड़ा तो है ही नहीं। ठीक है, और जो मिले वो है बैल, हाथी, गेंडा, और एक और था यूनिकॉर्न, यानी कि एक सिंग वाला कोई एक जानवर था। ठीक है, जिसका एक सिंग था। तो इसका आंसर होगा ये, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि और कौन से नहीं मिले, और ये भी पता होना चाहिए कि ये मिले और इसके साथ यूनिकॉर्न भी मिला। ठीक है, विच वेदा कंटेन हाइम्स मेनली डेडिकेटेड टू द वेरियस डिटीज, यानी कि विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं के लिए कौन सी स्तुतियों का संग्रह है? तो हमारी पहली क्लास इसी पे हुई है ना, आपको याद होगा शायद से। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद, क्योंकि यहाँ मिले थे हाइम्स। ठीक है, 1028 श्लोक, 10 मंडल। अगर आपने पहली क्लास देखी तो आपको सब पता हो गए। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पिछली क्लास जाके देखिए। ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे अच्छे से समझाया गया है कि किस में क्या मिला है और किससे उत्पत्ति हुई है। जैसे अथर्ववेद से आयुर्वेद की हुई है, इसको संगीत का क्यों कहा जाता है, सामवेद को, है ना, संगीत शास्त्र कहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है। यजुर्वेद का क्या था, ये आप जाके पुरानी क्लास देखिए पहले। विच रिवर इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन ऋग्वेदा? कि ऋग्वेदा में इनमें से कौन सी रिवर सबसे ज्यादा, किसका सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है? गंगा, यमुना, सरस्वती या नर्मदा? तो देखिए, बात है ऋग्वैदिक काल की, और अभी तक हम गंगा वाले क्षेत्र में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं देखते हैं सभ्यताओं का। उस समय पे गंगा को इतना उपयोगी तो नहीं माना गया था। यमुना भी नहीं, नर्मदा भी नहीं, इसका आंसर होगा सरस्वती। लेकिन आज सरस्वती रिवर पूरी तरह से गायब है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि इनमें से कौन सी प्रेजेंट नहीं है, तो सरस्वती।
ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, यानी कि खाद्यान्न की फसल कौन सी थी सबसे इंपॉर्टेंट? तो देखिए, चाय और शुगर केन यानी कि गन्ना, ये मॉडर्न क्रॉप्स जो कि आज उगी हैं। जैसे इसमें एक और आता है अफीम, रबड़, है ना। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो आज की उगी हुई क्रॉप्स हैं, ये वाली, यानी कि मॉडर्न क्रॉप्स। ये होंगी लेकिन इन्हें इतना यूज नहीं किया जाता था, या पता ही नहीं था कि इनका यूज कैसे होना है, ठीक है। तो आ गई मॉडर्न क्रॉप्स में। कॉटन, कॉटन क्यों नहीं है? क्योंकि कॉटन का हम पढ़ते हैं कि ये स्टार्ट हो गया था हमारा नियोलिथिक पीरियड में ही, ठीक है। मीजो नियोलिथिक पीरियड में कॉटन स्टार्ट हो चुका था, तो कॉटन भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा राइस, ठीक है। जौ और कपास का प्रयोग जो था पहले शुरू हो चुका था नियोलिथिक एज में, मीजोलिथिक या नियोलिथिक एज में। यानी कि मध्य पुषाण काल की बात है। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1, लिस्ट 2, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो आपने बताना है इनमें से कि किसकी क्या मैच हो रही है। ऑप्शंस, ऋग्वेदा, और इस तरफ देखिए ओल्डेस्ट वेद, ठीक है। सामवेद म्यूजिक के लिए, है ना। यजुर्वेद सैक्रिफिशियल रिचुअल के लिए, इसमें बलि के लिए और अनुष्ठानों के लिए मंत्र थे। और अथर्ववेद चार्म्स एंड मेडिसिन, यानी कि आयुर्वेद, यहीं से निकला। और यहां से निकला संगीत शास्त्र। तो और सबसे पुराना था ये, तो ऑप्शन ए। विच महाजनपदा इमर्ज्ड एज अ मोस्ट पावरफुल इन द 6th सेंचुरी, ठीक है। तो आपने बताना है कि 6th सेंचुरी में, यानी कि लगभग लगभग गौतम बुद्ध के समयकालीन की बात है, ठीक है। इस काल के आसपास कौन सा जनपद उठ चुका था? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जनपद कितने थे, ठीक है। हमने पढ़े हैं 16 जनपद। तो पहले तो जनपदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक। 16 जनपद कहाँ कहाँ थे? जिसमें से 2 जनपद बाहर थे, भारत के बाहर थे। एक था कंबोज, और एक था गंधार, ठीक है। ये आज के भारत के बाहर थे। यहां आता है दिल्ली वाले क्षेत्र में कुरु, फिर यहां पे आता है ऊपर की तरफ को पंचाल, ठीक है। अब आज की अयोध्या के क्षेत्र में कौशल, ठीक है। और इस तरफ को, नीचे की तरफ को, जो कि आज का मथुरा वाला क्षेत्र है, यहां आता था सुरसेन। आज के जयपुर वाले क्षेत्र में मत्स्य, और उज्जैन वाले क्षेत्र में अवंती, और नीचे जहां पे गोदावरी रिवर स्टार्ट होती है वहां था अस्मक। ये आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि एनसीईआरटी में एक अच्छा डायग्राम है 16 जनपदों का, तो वहाँ से इसे याद कीजिए, ठीक है। याद होना चाहिए क्योंकि इसका भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। और यहाँ था मल, यहाँ था विज या विज्जी, ठीक है। आज के बंगाल वाले क्षेत्र में अंग, इसके ऊपर को मगध, जो कि काफ़ी शक्तिशाली किंगडम था, ठीक है। और कोई छोटा हमसे? हाँ, यहाँ काशी, और यहाँ पे वत्स, ठीक। तो ये याद रखना है कि 2 तो थे बाहर,
कंबोज और गंधार। ठीक है, कुरु सबको पता होगा, महाभारत सबने सुनी है। और पंचाली उनकी पत्नी थी, पंचाली इसी क्षेत्र से आती थी। कौशल आज की अयोध्या वाला क्षेत्र, कौशल के साथ मल्ल था और इसके साथ ही विज्जी, और नीचे को बंगाल के साथ अंग और उसके ऊपर को बिहार वाले क्षेत्र में मगध, जिसकी राजधानी थी राजगीर। ठीक है, काशी सबको पता होगा, इसकी राजधानी थी वाराणसी। वत्स, ठीक है, वत्स बीच वाला क्षेत्र है जिसकी राजधानी थी कौशंबी। सुरसेन ये मथुरा वाला क्षेत्र है और इसकी राजधानी भी मथुरा थी, कैपिटल। मत्स्य जो है आज का जयपुर वाला क्षेत्र है जिसकी राजधानी है विराटनगर। अवंती, इसकी दो राजधानियां थी, एक थी उज्जैन और एक थी महिष्मती। और अश्मक की राजधानी थी पोटाली। ठीक, तो आपको सबकी नहीं लेकिन कुछ कुछ की याद होनी चाहिए, है ना। गंधार की जैसे तक्षशिला, तो एक बार चीज़ देखिए इसे, चाहे आप वीडियो को वापस पीछे कीजिए और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ एक मैप रखिए जहाँ पे इसका मैप और आईबीसी का मैप हो, और अपने हाथ से बनाइए, बार बार बनाइए, 1 2 3 बार बनाइए, बार बार बनाइए। ठीक है, भूलेंगे लेकिन बनाइए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा एक बार में इसका। ठीक है, तो हमारा प्रश्न था कि 6th सेंचुरी में सबसे पावरफुल राजा कौन सा था। तो जैसा कि मैंने कहा कि मगध। अब मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी थी राजगीर, और बाद में ये चेंज हुई थी पाटलिपुत्र के लिए, बिहार वाले क्षेत्र में। ठीक है, काशी की मैंने बताई, वाराणसी, अवंती की, है ना, और वत्स की मैंने बताई कौसंबी। अवंती की 2 राजधानियां बताई मैंने, एक थी उज्जैन और एक थी महिष्मती, जो कि आज के उज्जैन वाले क्षेत्र की तरफ को था। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ द विज्जी। विज्जी कहां पढ़ा हमने? इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल याद रखेंगे हम, वैशाली। ठीक है, कौशंबी किसकी पढ़ी हमने? वत्स की। उज्जैन किसकी पढ़ी हमने? उज्जैन पढ़ी हमने अवंती की। और राजगीर किसकी पढ़ी? मगध की। तो इसका आंसर होगा वैशाली। विच महाजनपदा वाज लोकेटेड बिटवीन द रिवर गंगा एंड यमुना। तो ये देखिए, गंगा यहां से आती है, और मैंने कहा था कि ये जो था ये आज का अयोध्या वाला क्षेत्र नीचे की तरफ को, और यमुना यहाँ से निकलती है बंदरपूर से होते हुए और कुछ इस तरह से आती है। तो उसके बीच में कौन सा है? देखिए, खुद देखिए। अब आपको ये प्रश्न जो डायग्राम से ही मिलेंगे, ठीक है, आपको खुद इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर पेपर नज़दीक आ रहा होगा और हमारी सीरीज जल्दी खत्म हो जाती है, तो मैं इसके लिए एक हिस्ट्री का अलग से मैपिंग पोर्शन ले आऊँगा, जहाँ पे प्री मिडिवल हिस्ट्री यानी कि पीछे एंशिएंट से लेकर के आगे तक जितनी भी इंपॉर्टेंट जो भी डायग्राम्स वगैरह है, जो भी मैपिंग होगा वो करेंगे। लेकिन अगर वो आगे की बात है, ठीक है, फिलहाल आप अपने उस पे लेवल पे ये स्टार्ट कीजिए। तो इसका क्या आंसर होगा? कौन सी थी बीच में? तो बीच में थी वत्स। ठीक है, क्वेश्चन नहीं हो सकती, कौशल थी ऊपर तरफ को, जो कि आज का अयोध्या वाला क्षेत्र है। मगध तो नीचे थी ना जाके, तो वहाँ गंगा तो आती है लेकिन यमुना नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पे, क्योंकि यमुना तो बीच में मिल जाती है इसमें। ठीक है, अवंती तो बड़ी परी थी। कहाँ पढ़ी हमने? अवंती पढ़ी हमने उज्जैन वाले क्षेत्र में, तो उज्जैन तो परे था, है ना, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा वत्स। अब देखिए, ये आपकी मैपिंग से ही निकल गया आंसर, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ अवंती। बताइए अब कौन सी होगी इसमें से? चंपा कि राजगीर? राजगीर तो मैंने जैसे बताया कि किसकी होगी, मगध तो याद रखना है। ठीक है, मगध की 2 राजधानियां थी, एक थी राजगीर, फिर थी पाटलिपुत्र। चंपा किसकी थी? चंपा थी अंग की, जो कि मगध के साथ था लगता हुआ। ठीक है, हमें पूछे अवंती की। तो श्रावस्ती किसकी थी? श्रावस्ती थी कौशल की, जो कि आज का अयोध्या वाला क्षेत्र है। और उज्जैनी, ये उज्जैन, और इसका एक और नाम था, उसका नाम था महिष्मती। मैच द फॉलोइंग। अब ये महाजनपद है और इनकी कैपिटल। ठीक है, मैं ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इस सेगमेंट से, जो महाजनपद वाला सेगमेंट है, इसमें से आते ही प्रश्न इस पे कि कौन सा क्षेत्र था, कौन सी राजधानी थी, ठीक है, कितने जनपद थे, उनकी क्या वो थी। एक याद रखना है कि महाजनपदों के समय पे हमें मिलता है लौह, यानी कि लोहा।
तो लोहा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, तभी इतने बड़े बड़े राज्य स्थापित हो पाए। ठीक है, तो देखिए अब राजधानी बतानी है आपने इन सबकी। मगध की क्या है, कौशल की क्या है, वत्स की क्या है और अवंती की क्या है। अभी आप खुद से सोचिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो खुद से सोचिए इसे 1 मिनट के लिए कि क्या क्या हो सकता है इसमें से। हालांकि मेरे को पता है आंसर्स नीचे ही है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो राजगीर, मगध की, इसकी 2 कैपिटल थी, है ना। मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, राजगीर और एक थी इसकी पाटलिपुत्र, ताकि आपको भी याद हो जाए, पाटलिपुत्र। ठीक है, कौशल, श्रावस्ती, वत्स, वत्स कहाँ पड़ा, वत्स सब बीच में, किसके बीच में था, यमुना, है ना, और गंगा के बीच में। ठीक है, तो वत्स की थी कौशंबी। और अवंती, अवंती बिल्कुल परे को जाके, ठीक है, मध्य प्रदेश की तरफ को अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन, उज्जैन महाकाल भी है पे, और उज्जैनी, और एक और थी महिष्मती। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ महाजनपद पीरियड। महाजनपद काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। बिगिनिंग ऑफ आयरन टूल ऑन लार्ज स्केल, डिस्कवरी ऑफ ब्रॉन्ज, बिगिनिंग ऑफ सी ट्रेड विद यूरोप, और इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी। अब खुद सोचिए, कांसे की खोज इसमें हुई थी, नहीं, यहां हुआ था लोहा। कांसा तो बड़े पहले मिल चुका था हमें, तो इसको काटो। बिगिनिंग ऑफ द सी ट्रेड विद यूरोप, अगर आपने थोड़ा सा भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है, जो कि आगे कहाँ ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया, सुमेरिया के साथ। ठीक है, तो वो कैसे करते थे, वो सी रूट से भी करते थे और बाय लैंड भी करते थे। तो सी रूट हमारा पहले स्टार्ट हो चुका था, तो ये भी काटते हुए चले। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी, नहीं, पेपर करेंसी तो जाके दिल्ली सल्तनत के काल तक नहीं आई थी पेपर करेंसी। ठीक है, तो ये तो काट देंगे आप। अब इसका आंसर क्या है, बिगिनिंग ऑफ द आयरन टूल ऑन द लार्ज स्केल। जैसे कि मैंने कहा कि लोहा यहाँ पे बड़े लेवल पे शुरू किया गया मास प्रोडक्शन में, और इसका यूज हुआ किस लिए, हथियार बनाने के लिए, है ना। तभी तो इतने बड़े राज्य बन पाए, ताकि क्योंकि वो अपनी कैसे अपनी सुरक्षा करते थे वो क्योंकि ये हुआ तब क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे आयरन मिला हमें। आखिरी प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द महाजनपदा। देयर वर 8 महाजनपदा, ऑल महाजनपदा वर मोनार्कीज, यानी कि सभी राजतंत्र थे। 16 महाजनपदा मेंशन्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, और मगध वाज लोकेटेड इन द साउथ इंडिया। तो मगध क्या साउथ इंडिया में था, इस तरफ था कहीं, नहीं, यह था कुछ इस तरफ को, आज के बिहार वाले क्षेत्र में, बिहार साउथ में नहीं आता, इसको काटो। 8 महाजनपद नहीं थे। ठीक है, और ऑल महाजनपदा वर मोनार्कीज, यानी कि सभी राजतंत्र थे, नहीं, कुछ में राजतंत्र थे, जैसे विज्ज हो गया आपका, वत्स हो गया, श्रावस्ती हो गया, और कुछ में राजा थे, जैसे कि मगध। मगध में कौन बैठते थे, हरिंग डायनेस्टी थी उस टाइम पे, बिंबिसार अज्ञातशत्रु। ठीक है, तो ये राजा थे, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 16 जनपद थे। ठीक है, अगला पोर्शन है हमारा फिजिकल फीचर ऑफ इंडियन जियोग्राफी से। सो विच हिमालयन रेंज इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेटर हिमालयन रेंज। तो आपको पहले पता होना चाहिए हिमालयन की 4 रेंजेस हैं। ठीक है, सबसे ऊपर है ट्रांस, फिर ग्रेट, इसके बाद मिडल या लेसर, और इसके बाद शिवालिक। ठीक है, और ग्रेट हिमालयन रेंज को हिमाद्री भी कहा जाता है। ये 4 रेंजेस है। ठीक, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज एज नोन एज द ग्रेटर रेंज, तो इसका आंसर होगा हिमाद्री। पूर्वांचल वाला जो 7 सिस्टर आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, उस तरफ को चला जाता है, तो ये तो नहीं होगा, हिमाचल वाला नहीं। ठीक है, शिवालिक जो कि लोअर हिमाचल दून वाले क्षेत्र में, और है ना, तो ये भी नहीं है, तो हिमाद्री इसका सही ऑप्शन होगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताने की पास, और ये बताने इसकी स्टेट है यूटीज। ठीक है, क्योंकि लद्दाख अभी यूटी बन चुका है। तो जोजिला, नाथुला, शिवकिला और बोमडिला, और बताने की किस स्टेट में, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें और कौन कौन से पास है, इन स्टेट्स में और कौन कौन से पास आते हैं। तो जोजिला,
लद्दाख वाले एरिया में, ठीक है। अभी इस पर टनल भी बन रही है, जोजिला टनल, ठीक है। तो लद्दाख वाले रीजन में, नाथुला सिक्किम, ठीक है। नाथुला में और कौन कौन से हैं? नाथुला में है नाकू और जेलेपा। शिव किला हिमाचल में, हिमाचल के बहुत सारे पास है ना, जैसे रोहतांग, कुंजुम, है ना, शिव किला। और शिव किला की इंपॉर्टेंस क्या है अपनी, कि यहाँ पे सतलुज रिवर जब इंडिया में जब एंटर करती है तो इस पॉइंट में या इस पास के थ्रू अंदर आती है, ठीक है। तो इसकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। और बॉमडिला, बॉमडिला है अरुणाचल प्रदेश में, और वहाँ पे और भी है बुमला और एक सेला करके भी है, ठीक है। तो उसका सही आंसर होगा ये। अगला प्रश्न, विच रिवर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन जो कि मध्य भारत के या नॉर्थ, जो भी आज का मतलब, आज का क्या मतलब, अगर ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन मान के चले, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं नर्मदा तापी, लोकेशन वाइज देखते चलते हैं। नर्मदा तापी, गोदावरी कृष्णा, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र और महानदी कावेरी। बात हुई है नॉर्दर्न प्लेन की। तो नर्मदा और तापी, नर्मदा तापी भारत के, एक ग्रॉस साइक डायग्राम देखें तो नर्मदा तापी इस वाले क्षेत्र में आती है, ठीक है, ऐसे को। तो ये तो न्यू नॉर्दर्न प्लेन, काटो। गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा, तो क्या ये नॉर्दर्न प्लेन में आती है? नहीं, ये भी काटो, ठीक है। महानदी और कावेरी, ये भी सेम इसी तरफ को आती है, जो थोड़ा साउथवर्ड है, ठीक है। तो ये भी काटो। अब आती है इंडस, गंगा उत्तराखंड से निकली, और ब्रह्मपुत्र, ये। तो ये पूरा एक नॉर्दर्न प्लेन बनता है, ठीक है। तो सही आंसर होगा सी। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन अगर नहीं भी पता हो तो जो गलत ऑप्शन है उन्हें भी काटते चलिए, ठीक है। पता होना चाहिए कि गलत ऑप्शन क्यों गलत है। द हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब देखिए वेस्टर्न घाट की बात की है तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट की बात है। अगर कोई भी नॉर्दर्न रेंज वहाँ आती है तो मैं तो उसे काटते चलूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही डाला उसमें आपने। तो अन्नाईमुड़ी, गुरु शिखर, डोडा बेटा और महेंद्रगिरी, थोड़े आसपास के ऑप्शन है इसको छोड़ के। गुरु शिखर कहाँ है ना, पता होना चाहिए, अरावली का हाईएस्ट पीक है, तो इसको तो काटो। अब ये फिर आसपास के अन्नाईमुड़ी और डोडा बेटा। अब वेस्टर्न घाट की बात हो रही है, वेस्टर्न घाट कहाँ हुआ, मान लीजिए ये पेनिसुलर इंडिया है और ये वेस्टर्न घाट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ईस्टर्न घाट स्टार्ट हुआ, तो ये बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट की, इस वाले क्षेत्र की, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट पीक है अन्नाईमुड़ी। इसमें 3 रेंजेस चलती है नीचे तरफ को, ठीक है, NAM, नीलगिरी, अन्नाईमुड़ी और NAC सॉरी, और कार्डमम, ठीक है। तो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, अन्नाईमुड़ी, ठीक है, तो ये हाईएस्ट पीक है पूरे वेस्टर्न घाट की, और कार्डमम सबसे नीचे वाला पॉइंट है वेस्टर्न घाट का। तो सबसे साउथवर्ड कौन हुआ, कार्डमम, ठीक है। हाईएस्ट पीक कौन सी हुई, अन्नाईमुड़ी, और नीलगिरी का अपने में ही एक श्रृंखला है, तो नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट कौन सी, डोडा बेटा। तो हमारा आंसर है अन्नाईमुड़ी। लेकिन अगर पूछ ले कि नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट कौन सी, तो डोडा बेटा है, ठीक है। और महेंद्रगिरी ये आगे बढ़ेंगे वैसे हम, पर ये ईस्टर्न घाट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट में है ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ईस्टर्न घाट की कौन सी रेंजेस है और वेस्टर्न घाट की कौन सी रेंजेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। अब देखिए कोई रिवर है जो चली अपने कोर्स से, यानी कि पहाड़ों से चली, तो अब उसके बेसिस से पूछ लिया कि किस तरह का कोर्स बनाती है और क्या क्या उसमें नाम दिए गए। जैसे भाबर, फाइन क्ले डिपॉजिट, खादर, ओल्ड एल्यूब्लिज्म यानी कि खादर बोला गया, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, भांगर, ओल्डर एल्यूब्लाइट डिपॉजिट,
और तराई यानी कि रॉकी बेल्ट। तो देखिए, एक नदी है, पहाड़ से निकली है ना, मान लीजिए ये पहाड़ है और यहाँ से एक रिवर आ रही है। तो जैसे ये पहाड़ से निकलती है तो यहाँ पे एक दलदली सा है ना, दलदल वाला क्षेत्र शुरू हो जाता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है तराई। तराई में क्या होती है? दलदल। फिर थोड़ा आगे जब ये प्लेन की तरफ चलती है तो इसमें दो तरह की मृदाएं प्रेजेंट होती है, यानी कि दो तरह की मिट्टियां प्रेजेंट होती है। एक होती है जो सबसे पास होती है इसके, ठीक है, तो पास वाली को बोलेंगे खादर, ठीक है, जो पास होगी, और जो दूर होगी उसे बोलेंगे भांगर। अब देखिए भांबर क्या बोला इन्होंने, फाइन क्ले डिपॉजिट नहीं होगा क्योंकि ये पीछे है, बहुत पीछे जाके, ठीक है, ये ओल्ड प्लेन है तो इसको काट दो। खादर ओल्ड एल्यूविज्म, मैंने कहा कि खादर सबसे पास होगी, तो ये जब भी बारिश होती है, जब भी नदी उफान में आती है तो खादर में नई या नया जमाव शुरू हो जाता है, तो इसे कहा जाता है न्यू एल्यूविज्म और इसे कहते हैं ओल्ड सॉइल, ठीक है। भांगर, भाबर, ओल्डर एल्यूविलाइट डिपॉजिट और तराई रॉकी बेल्ट। तो तराई होती है दलदली, इसको भी काटो, तो इसका सही आंसर होगा भांगर, क्योंकि वहां पे ओल्ड डिपॉजिट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज कंटेन द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 4 रेंजेस थी, ट्रांस, ग्रेटन, मिडल और लेसर और शिवालिक। अभी यहाँ पे अब देखो ना, पूछा कि हाईएस्ट पीक, तो हम सोचेंगे कि जिसका सबसे ऊपर का है ना जो एरिया वही होगी, कि ट्रांस बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर है तो यहीं पे होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाईएस्ट रेंजेस हैं ग्रेट हिमालय या हिमाद्री में, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, 8,848 या 52 के आसपास है, कुछ ऐसे इसका डाटा है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ है? ये है नेपाल में। विच फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ द इंडिया इज नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। आपने बताना है कि सबसे ज्यादा मिनरल्स किस क्षेत्र में पाए जाते हैं इनमें से। तो देखिए, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिसुलर प्लेन, पठार, तटीय मैदान और मरुस्थल, ये भारत है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन ही आए जहाँ पे गंगा यमुना वाले एरिया है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये वाला। और पूछा कि कोस्टल प्लेन, जो ये है कोस्टल एरिया। अगला है ग्रेट डेजर्ट, इस तरफ को थार वाला एरिया, डेजर्ट, ठीक है, ये आगे प्लेन। इसको छोड़ के सारा आ गया पठार, प्रायद्वीप। अब बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ सुनते हैं हम कि कोयला कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मिलता है ना, या फिर तेल कहाँ मिल रहा है, या मैग्नीज कहाँ है, बॉक्साइट कहाँ है ना, कोयला कहाँ है, तो या आयरन कहाँ है, तो हम कहाँ सुनते हैं वो, हम ये थोड़ी सुनते कि वो प्लेन की तरफ को। प्लेन में तो हम क्या पढ़ते हैं, प्लेन में पढ़ते हैं हम बहुत ज़्यादा कृषि होती है वहाँ पे, गन्ना होता है, गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं, तो ये पढ़ते हैं हम हमेशा बीच वाले या पठार वाले क्षेत्र में, जैसे यहाँ पे, ठीक है, छोटा नागपुर वाला जहाँ पे सिंह भूमि करके जगह है, ठीक है, और भी वहाँ सारी बोकारो है, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटका वाले में बाबा बदून पहाड़ियाँ, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, खेतरी, है ना, ये सब जो हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये आया पठार वाले रीजन, तो इसका आंसर होगा पठार। सबसे ज़्यादा यह स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स किसे कहते हैं? पठार वाले क्षेत्र को, यानी कि प्रायद्वीप पठार। मैच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स हैं और उसकी रेंजेस हैं, आपको बतानी है, ठीक है। तो कंचनजुंगा, अनैमुड़ी, गुरु शिखर और डोडा बेटा। तो हमें अब पता लग चुका है कि अनैमुड़ी क्या है, ठीक है, और डोडा बेटा क्या है। ये है वेस्टर्न घाट से हाईएस्ट पीक अनैमुड़ी,
और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक डोडा बेटा। तो अन्नाईमुड़ी किसकी है? वेस्टर्न घाट में, और डोडा बेटा है नीलगिरी की। गुरु शिखर कहाँ बताया था मैंने? अरावली की हाईएस्ट पीक है। और कंचनजुंगा हिमाद्री, और कंचनजुंगा प्रेजेंट है सिक्किम में। ठीक है। अगर बात की जाए अनडिस्प्यूटेड पीक, अगर सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है भारत की, अगर अनडिस्प्यूटेड की बात की जाए, है ना, तब तो है कंचनजुंगा। अगर डिस्प्यूटेड की बात की जाए तो K2। ठीक है, तो इसका आंसर ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? डेल्टा, ठीक है, ये शब्द याद रखिए, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? जब नदी समुद्र में मिलने से पहले उसके अंदर जितनी भी मिट्टी, गाद या जो भी होगा उसे इकट्ठा कर देती है। यानी कि मान लीजिए ये इंडिया है, कोई रिवर है यहाँ पे, अब ये समुद्र में मिल रही है, और ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो जब ये समुद्र, ठीक है सारा, तो जब ये नदी पूरा कोर्स में आई और जब यहाँ मिलने वाली है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये अपने साथ जितनी भी मिट्टी होगी, गाद होगी, जो भी होगा उसे इकट्ठा कर देती है यहाँ पे, इस एरिया में, ऐसे डिपॉजिट। और ये हर रिवर का होता है, पर जो वेस्टर्न साइड में जाती है उन रिवर्स में नहीं होता। ठीक है, उसकी भी एक अलग एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बाद में देखेंगे। तो पूछा कि कौन सी रिवर है जिसका सबसे बड़ा डेल्टा है? गोदावरी, गंगा ब्रह्मपुत्र, महानदी या कृष्णा? तो इसका राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र। कारण एक तो ये पहाड़ों से आ रही है, इसका कोर्स बहुत लंबा है। ठीक है, दूसरा इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ज़्यादा है इन दोनों की। ठीक है, और इनकी वाटर लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो बड़े सारे कारण हैं इनके। और ये मैक्सिमम सबसे ज़्यादा गाद होती है जो भी पहाड़ों से रिवर्स आती हैं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों को काटती हुई चलती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, गंगा ब्रह्मपुत्र। महानदी कहाँ है? ये पेनिसुलर रिवर्स है। कृष्णा कहाँ है? पेनिसुलर रिवर। गोदावरी कहाँ है? ये भी पेनिसुला में। तो आप देख लीजिए, जो पहाड़ों से, जो हिमालय से आ रही है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुंदरबन डेल्टा, जो कि बांग्लादेश और इंडिया में प्रेजेंट है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट? हमने पढ़ी थी पहले वेस्टर्न घाट की, अब पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट की। ठीक है, तो देखिए अब इसमें से निकालते चलिए जो आपको पता नहीं है। अन्नाईमुड़ी, डोडा बेटा, ये कहाँ पढ़ी हमने? ये पढ़ी हमने वेस्टर्न घाट में, तो इनको निकालिए। गुरु शिखर कहाँ पढ़ा हमने? अरावली में, इसको बाहर कीजिए। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी इसका सही आंसर, और ये है उड़ीसा में। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द कोस्टल प्लेन विद द लोकेशन? कि हमारे जो कोस्ट हैं भारत के, हाँ ठीक है, तो पहले प्रश्न देख लीजिए कि कोस्टल प्लेन विद इट्स लोकेशन, कि कोणक तट, कोरमंडल, मालाबार और नॉर्दर्न सर्कस। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए है कहाँ है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। यह है गुजरात वाला क्षेत्र, ये महाराष्ट्र, थोड़ा सा इसमें गोवा वाला भी आता है। यहाँ आ गया कर्नाटका, यहाँ आ गया केरला, इस तरफ को आ गया तमिलनाडु, ईस्टर्न घाट की तरफ को। ठीक है, तमिलनाडु, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ उड़ीसा और बंगाल लगता हो। तो इसके बेसिस पर हमारे कोस्ट जो है 6, बेसिकली 4 है, लेकिन उसमें 2 सब डिवीजन भी है। ठीक है, तो बेसिकली हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो ये है उत्तरी सरकार, जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश तक चलता है। इसके बाद तमिलनाडु में कोरमंडल, केरला वाले क्षेत्र में मालाबार,
और कर्नाटका वाले क्षेत्र में कन्नड़ कोस्ट, जो मालाबार का ही सब टाइप है। और गोवा से लेके दमन तक, ठीक है, यहां चलता है कोणक तट। और ऊपर गुजरात वाले रीजन में काठियावाड़, क्षेत्र। तो 6 में डिवाइड है, उत्तरी सरकार, कोरमंडल, मालाबार, कन्नड़, कोणक और काठियावाड़, 6। तो आपने याद रखना है, ठीक है। आपको स्टेट भी पूछ सकते हैं, तो यहां पे भी वैसा ही हुआ है। कोणक जैसा कि मैंने कहा गोवा तक तो है, लेकिन दमन से है, तो ये रॉन्ग है। कोरमंडल तमिलनाडु कोस्ट में, कोरमंडल कहां पड़ा हमने, ये, ठीक है। और मालाबार उड़ीसा वाले कोस्ट में, मालाबार कहां पड़ा हमने, उड़ीसा का है यहाँ पे, और मालाबार कहाँ है, केरला के पास, तो ये तो गलत है। और उत्तरी सरकार पड़ा उड़ीसा वाले क्षेत्र में, लेकिन ये कहाँ कह रहा है, केरला कोस्ट पे। केरला में कौन सा है मालाबार, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो ये याद रखना आपने, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, कोस्ट पूछा है और क्षेत्र पूछे, कोणक, कन्नड़, मालाबार और कोरमंडल। सो डायग्राम से देखते हैं। कोणक दमन से लेके गोवा तक, ये वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है। कन्नड़ कोस्ट, जो कि सब कोस्ट है मालाबार का ही, कर्नाटका वाले क्षेत्र में, तो ये भी ठीक है। मालाबार का है केरला में, तो ये भी ठीक है। और कोरमंडल तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ द इंडिया लाइज इन द अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में कौन सा समूह प्रेजेंट है। तो ये है बे ऑफ बंगाल और ये है अरेबियन सी, ये आपका श्रीलंका। तो कौन सा यहां पे और यहां पे कौन सा है, तो अरेबियन सी की तरफ को है लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान। सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ठीक है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत, कि सिक्किम और तिब्बत को कौन सा जोड़ रहा है। तो सबसे पहले तो इनकी स्टेट वाइज देखते चलते हैं कि सिक्किम कहाँ है पहले, ठीक है, किस में सिक्किम आ रहा है, जो जिला पढ़ा हमने कहाँ पे, लद्दाख वाले रीजन में, जो JNK और लद्दाख को जोड़ता है। तो ये तो नहीं होगा। शिपकिला, जैसा कि मैंने कहा कि शिपकिला की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे सतलुज रिवर एंटर करती है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर जिले में, तो ये भी गलत है, ठीक है। बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास का है, बनिहाल है JNK में, तो ये भी गलत है। इसका आंसर होगा नाथुला। और इसके अलावा और कौन कौन से यहाँ पे, नाकुला और जेलेपा, तो इसका आंसर होगा सी। आज का लास्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पेनिसुलर प्लेटो, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सी सही जानकारी दी गई है यहाँ पे। इट इज द यंगेस्ट फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया, इट इज कंपोज मेनली ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड द इग्निशियल रॉक, इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द रिसेंट एल्यूविलाई डिपॉजिट्स, और इट इज अ नैरो कोस्टल प्लेन। अब देखिए मैंने इसे क्यों काटा, एल्यूविलाई डिपॉजिट और बोला कि रिसेंट, कि अभी बना है पठार। अब ये बात किसकी कर रहे हैं, पेनिसुलर इंडिया की। तो पेनिसुलर इंडिया कौन सा हुआ, ये वाला क्षेत्र, जो गुजरात से लेते हुए नीचे को मध्य प्रदेश से लेते हुए नीचे पूरा आ गया ये, ठीक है। कितने स्टेट आ गए इसमें,
लगभग साउथ सारा ही है इसमें। तो बोला कि ये अभी बनाए, वो भी किससे बनाए कि एल्यूविलाई डिपॉजिट से, तो अभी तो नहीं बनाए। और एल्यूविलाई डिपॉजिट नहीं, गलत है। नैरो कोस्टल प्लेन, बहुत ही नैरो है, नहीं नैरो तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है और इसमें 3-3, 4-4 स्टेट हैं एक ही उसमें स्टेच में, तो ये भी गलत है ना। इट इज़ द यंगेस्ट फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया। तो यंगेस्ट की बात करते हैं तो हम तो वो आते हैं हिमालयन, और वो अभी भी बढ़ ही रहे हैं क्योंकि सबडक्शन चली हुई प्लेट्स की आपस में, ठीक है। जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट है वो आपस में अभी भी सबडक्ट हुए जा रही है और हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसीलिए उसको सबसे यंगेस्ट कहा जाता है सभी माउंटेन्स में। तो इसका सही आंसर होगा इट इज कंपोज मेनली ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक कहाँ होती है, जो भी आपका ज्वालामुखी उद्गार होता है जहाँ पे, तो वहाँ से लावा निकलता है, ठीक है। तो वहाँ पे काली मृदा बनती है और वो क्रिस्टलाइन रॉक होती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आज MCQ सीरीज़ का चौथा लेक्चर था और ये सीरीज ऐसी चलती रहेगी। तो अगली क्लास होगी हमारी पॉलिटी और इकॉनमी पे, ठीक है। और आज की क्लास का PDF आपको मिल जाएगा हमारे ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ये इसका QR कोड है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द रैंकर्स।